हेलो विद्यार्थियों। मैं सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ज्वलंत मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत सरकार को एक लंबे समय तक परेशान किया। एक ऐसा मुद्दा है जिसने कि आम जनता के हाथों में हथियार दे दिए। एक ऐसा मुद्दा है जो कि आने वाले समय की आर्थिक परिस्थितियों से जो है वो अवगत नहीं हो पाया, जो आने वाले समय के साथ अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया। और जब उनका शोषण होने लगा तो उसी शोषण के विरुद्ध उन लोगों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी विचारधारा ने जन्म दे दिया जिसको हम नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। तो आइए आज हम इसी नक्सलवाद की बात करेंगे कि आखिर क्या है नक्सलवाद, क्यों उत्पन्न हुआ नक्सलवाद और नक्सलवाद के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारी उड़ान एकेडमी है इंदुपुरी भोपाल में, जो आपको आने वाले सभी सरकारी नौकरियों के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार करती है। यह हमारी टीम है जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन देगी। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है जो आप लोगों को तैयार करेगी। ठीक है, इन सबका परिचय आपको एक अलग से चैनल में मिल जाए, एक अलग से यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर। चलिए अब हम चालू करते हैं, नक्सलवाद आखिर क्या है। देखिए, नक्सलवाद की अगर बात की जाए तो नक्सलवाद बेसिकली एक प्रकार की विचारधारा है। ये क्या है? एक प्रकार की विचारधारा है। कहानी तब चालू होती है जब वर्ल्ड में दो क्रांतियां हुई। एक क्रांति हुई जिसका नाम था रूसी क्रांति, ठीक, और एक क्रांति हुई जिसे हम कहते हैं चीनी क्रांति। रूसी क्रांति और चीनी क्रांति दोनों अपने अपने समय पर हुई, अलग अलग समय पर हुई। जैसे रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति 1917 में हुई और चीनी क्रांति की बात करें तो 1949 में हुई। रूसी क्रांति सबसे पहले हुई और रूसी क्रांति ने एक प्रकार की विचारधारा जो पूंजीवाद के विरुद्ध थी उसको उत्पन्न किया, और वो विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा। इस समाजवादी विचारधारा को ही हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे हम कम्युनिस्ट विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जो समाज के निचले तबकों को जो है वो समान अधिकार के पक्ष में था। वो एक ऐसे वर्ग जो कि बहुत लंबे समय से पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के पक्ष में था। और इस तरह उत्पादन पर मजदूरों और किसानों का समान अधिकार मानता था। रूसी क्रांति जो हुई, इस रूसी क्रांति के जो प्रणेता थे वो थे लेनिन, और इस तरह इसे लेनिनवाद भी कहा गया। क्या कहा गया? लेनिनवाद कहा गया। और इस लेनिनवाद वाली विचारधारा ने किसानों और मजदूरों को समान अधिकार माना कि उत्पादन पर इन दोनों का उतना ही अधिकार है जितना कि उस जमीन के मालिक और उस फैक्ट्री के उद्योगपति का। ये विचारधारा एक लंबे समय तक चली रही और इसी विचारधारा को अपनाते हुए भारत में भी जो है साम्यवादी विचारधारा उत्पन्न हुई और भारत में भी 1920 में एम एन रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी गई। चीनी क्रांति जब 1949 में हुई तो चीनी क्रांति को उत्पन्न किया माओ से तुंग ने। किसने उत्पन्न किया? माओ से तुंग ने। और इन्होंने एक विचारधारा उत्पन्न की जिसे माओवादी विचारधारा कहा गया। माओवादी आ जाए, कम्युनिस्टवादी आ जाए, समाजवादी आ जाए, लेनिनवादी आ जाए, विचारधारा सेम है, बस इनको अपनाने के तरीके अलग अलग है। जैसे माओवादी विचारधारा ये कहता है कि किसानों को और मजदूरों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर ये अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये हथियार उठा सकते हैं। यानी कि ये सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। यानी इन लोगों को खूनी क्रांति करने की भी बात चीनी क्रांति करता है। लेकिन यहां पर क्रांति राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित थी और यहां की क्रांति आम जनता के द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो इस तरह ये विचारधाराएं उत्पन्न हुई और इसी विचारधारा ने निचले तबके को एक ऐसे तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा दिया जो भारत में भी उत्पन्न हुआ। भारत आजाद हुआ और भारत के आजाद होने के बाद 1947 के बाद जब निचले तबकों के लिए बात उठाई गई तो निचले तबकों को उठाने के लिए जो कि एक दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जब भारत ने अपना मॉडर्नाइजेशन यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को जो है औद्योगिक
रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो उसी प्रयास के तहत जो है उन्होंने जमीनों को अधिग्रहित करना चालू किया, उन्होंने लोगों की जमीन को इंडस्ट्री के रूप में यूज करना चालू किया। तो वहां की पब्लिक ने, वहां की जनता ने इसका विरोध किया, और जब उसका विरोध को सरकार ने दबा दिया तो उन लोगों ने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते हुए हथियार अपने हाथों में उठा दिए, और इस तरह एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई भारत में, जिसको कहा गया नक्सलवाद। बेसिकली ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। नक्सलवाद इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में उत्पन्न हुआ था पहली बार, इसलिए इसको नक्सलवाद कहा गया। ठीक है, तो आगे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है रूसी क्रांति, मतलब नक्सलवादी क्रांति? देखो, नक्सलवाद की अगर बात की जाए तो ये साम्यवादी क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो कि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रूसी क्रांति जो हुई थी उसने भारत में एक नई विचारधारा को उत्पन्न कर दिया था, जिसे हम समाजवादी, कम्युनिस्टवादी, लेनिनवादी या साम्यवादी विचारधारा के रूप में जानते थे। जब माओवादी विचारधारा आई तो उसने अपना वाक्य दिया, शक्ति जो है बंदूक की नकली से निकलती है। यानी कि उनका यह मानना है कि अगर अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो आपको हथियार उठाने होंगे, और हथियार उठाकर ही अपनी बातों को मनाया जा सकता है। और इस तरह माओवादी विचारधारा जो है वो प्रेरित कर दिया गया। लेकिन प्रारंभ में यह विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा ने रूसी क्रांति से ही प्रभावित थी, लेकिन जब यह चीनी क्रांति से प्रभावित हुई तो इसने हथियारों को इसमें शामिल कर दिया। नक्सल शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? तो नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से उत्पन्न हुआ। कहां से उत्पन्न हुआ? नक्सलवाड़ी से उत्पन्न हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे चारू मजुमदार और कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी। यानी कि प्रारंभ में इस विचारधारा को जन्म देने वाले 3 कम्युनिस्टवादी थे। एक का नाम था चारू मजुमदार, कानू सान्याल और कन्हैया चटर्जी। कब प्रारंभ हुआ? तो 1967 में नक्सलवाद प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1967 में हुआ। धीरे धीरे बांग्लादेश, मतलब पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होता हुआ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, और इस तरह एक देखा जाए तो भारत के ईस्ट वाले इलाके में, यानी पूर्वी इलाके को पूरी तरीके से इसने कैप्चर कर लिया, और इस तरीके से नक्सलवादी विचारधारा भारत के लगभग 12 राज्यों में फैल गई, और इस तरह एक रेड कॉरिडोर का निर्माण हुआ। हम बात करेंगे आगे रेड कॉरिडोर क्या है नक्सलवादियों के लिए। कैसे प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ होने का कारण था जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न के कारण, जो नक्सलवाड़ी क्षेत्र में हो रहा था। इसकी वजह से इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध बगावत की, जिसके नेता चारू मजुमदार और कानू सन्याल जैसे नेता थे। मजुमदार चीन की होने वाली कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग से बहुत अधिक प्रभावित थे, और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा गया है। क्या कहा गया है नक्सलवाद को? माओवाद भी कहा गया है, क्योंकि यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित भी है। आगे हम नक्सलवाद पर अगर चर्चा करते हैं तो नक्सलवादी विचारधारा जो उत्पन्न हुई है वो भारतीय श्रमिकों के द्वारा, यानी कि किसानों के द्वारा जो है उनकी दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है या यहाँ के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, इसलिए लोगों ने बगावत कर दी। न्यायहीन दमन होता था इनके लोगों का, ये आवाज नहीं उठा सकते थे, इसलिए इन्होंने सशक्त क्रांति का सहारा लिया, और सशक्त क्रांति से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाया। नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है जो विषमता से उत्पन्न हुई है, यानी कि एक कानून के एक लचीले ढंग की वजह से, एक लचीले रवैये की वजह से, जब भारत में रहने वाली उन जनता को, जब उनके न्याय को, उनके होने वाले शोषण को अनदेखा किया गया, तो उसी का एक लावा उत्पन्न हुआ, और यही लावा है नक्सलवाद। और यही लावा जब बाहर निकल आया तो इसने अपने मांगों को, अपने अधिकारों को मांगने के लिए लोगों की हत्याएं की, लोगों को टारगेट बनाया, और एक तरीके से यह भारत की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या बनकर उभर आई। विचारकों के वर्ग की अगर बात करें तो नक्सलवाद को लेकर कई वर्गों के अपने अपने व्यू रहे हैं। जैसे नक्सलवाद को कई लोग आतंकवाद जैसी गतिविधियों से भी जोड़ते हैं, और अगर कहीं पर नक्सलवादी घटना होती है और लोगों के द्वारा जब भारत के कई सैनिक शहीद कर दिए जाते हैं या फिर आम जनता को शिकार बनाया जाता है, तो उन लोगों का मानना होता है कि ये आतंकवाद है जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा को अव्यवस्थित कर दिया है और देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आई है। दूसरा वर्ग ये मानता है
कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताएं जब उत्पन्न हुई और इन विषमताओं के कारण जब इनका दमन और शोषण होना चालू हुआ, तो उसी शोषण और दमन की पीड़ा से उपज हुआ एक स्वतः स्फूर्त होने वाला एक आंदोलन है जिसे कहा गया है नक्सलवाद। यानी कई लोग इसके पक्ष में भी खड़े हो गए हैं। कम्युनिस्टों के द्वारा जब इस तरह की विचारधारा को उत्पन्न किया गया, अपने अधिकारों की मांगों को लेकर लोगों को कम्युनिस्टवादी विचारधारा से प्रेरित किया गया, तो उन्होंने एक प्रकार की टेक्निक को नक्सलवाद को देने का कहा और वो था गुरिल्ला वॉर। और इस तरह छुपकर राज्य को अस्थिर कर देना, वहां की समस्याओं को इतना हिंसात्मक बना देना कि वो राज्य जो है उनकी मांगों को मानने के लिए स्वीकार हो जाए, और इस तरीके से राज्य को अस्थिर करते हुए, राज्य को दबाते हुए एक तरह की ऐसी विचारधारा उत्पन्न कर देना जिसको हम आज नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। भारतीय विचारधाराओं में नक्सलवाद जो है वो शासन की जो है व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बनाई गई। यानी ये वहां पर सरकार का कानून नहीं चलने देंगे, अपना कानून चलाएंगे और अपने ही न्याय व्यवस्था को स्थापित करेंगे। इनका मानना है कि हमें अपनी शासन व्यवस्था खुद बनानी होगी और सरकार की शासन व्यवस्था को नहीं मानेंगे, और इसके लिए वो एक प्रकार की सरकार बनाएंगे और उस सरकार का नाम है जनताना सरकार। जनताना सरकार यानी जनता की सरकार बनाएंगे, और ये खुद गांव गांव जाकर वहां की समस्याओं को जो है अपनी तरीके से समाप्त करेंगे। भारत में जहां वामपंथी आंदोलन पूर्वी सोवियत संघ से प्रभावित था, यानी कि रशियन क्रांति से प्रभावित था 1917 में होने वाली, आज वह माओवादी विचारधारा से प्रभावित है जो कि चाइना से ली गई है। दूसरी तरफ मौजूदा माओवादी हिंसा और ताकत पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर अपने अधिकारों की मांग अगर नहीं होती है तो हथियार उठा लो, और हथियार उठाकर एक ऐसी सरकार बनाओ जो कि समानांतर सरकार हो, जिसमें वहां की जनता का निर्णय वो खुद दें, और इसके अलावा उनके उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित मानते हैं। यानी कि हिंसा करना, हिंसा के लिए, अपने अधिकारों के लिए किसी की हत्या करना भी इनके लिए उचित है। आखिर नक्सलवाद भारत की इतनी बड़ी समस्याओं से उभर कर सामने आया। आंदोलन का अगर विचार किया जाए तो आंदोलन कैसे ये प्रारंभ होगा, कैसे इसका विस्तार होगा, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेता हुए जो महत्वपूर्ण थे, जिनका नाम था चारू मजुमदार और कानू सन्याल, जिन्होंने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह प्रारंभ कर दिया। एक अखिल भारतीय समन्वय कमेटी बनाई गई 1961 में, और नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय कमेटी बनाते हुए इन विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अब अलग कर लिया, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग करते हुए सरकार के विरुद्ध भूमिगत होकर सशक्त लड़ाई इन्होंने प्रारंभ कर दी। यानी चीन की माओवादी विचारधारा से वो अपने आप में अपना लिया इन लोगों ने। दूसरा, 1968 में आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म जो थी उसका गठन किया गया, और इसके मुखिया दीपेंद्र भट्टाचार्य बनाए गए। इन लोगों ने मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर काम करने लगे, क्योंकि ये उन्हीं से प्रभावित थे, और एक विचारधारा रूस की क्रांति के अनुसार चलने लगी। 1969 में पहली बार चारू मजुमदार और कानू सन्याल वहां पर जंगलों में रहने वाली जो संथाल जनजाति थी, उन संथाल जनजातियों के विरुद्ध खड़े हुए, और जब सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने के लिए जब कानून लाया गया तो उसी अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई चालू कर दी चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने, और इस तरीके से एक विचारधारा को पूरे देश में फैला दिया इन क्रांतिकारियों ने। इन नक्सलवादी क्रांतिकारियों को ये लोग कहते हैं। ठीक 1971 में आते आते आंतरिक तरीके से, या 1971 में आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो गए, और इसका विद्रोह किया सत्यनारायण सिंह ने। मजुमदार की मृत्यु हो चुकी थी और अब आंदोलन कई शाखाओं में डिवाइड हो चुका था, जो अपने अपने तरीके से अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, और इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं को लोगों तक थोपना चालू कर दिया। भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में सबसे पहले आवाज नक्सलवाड़ी क्षेत्र में उठाई गई, और यहीं से नक्सलवाद भी प्रारंभ हो गया। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि जमीन उसी की है जो उस पर खेती करता है, ना कि उस पर जो मालिकाना हक रखता है।
1977 में आते आते पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी आई और इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी को भारी बहुमत मिला और इस तरह ज्योति बसु वहां के बन गए मुख्यमंत्री और इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नई विचारधारा को उत्पन्न कर दिया जिससे लोगों ने एक तरीके से इसे अपना भी लिया। 2019 से तक 11 राज्यों और 90 जिलों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है, यानी कि ये विचारधारा अब इतने क्षेत्रों को प्रभावित करती है। आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से जो है स्वीकृत राजनीतिक पार्टियां बन गए हैं, संसदीय चुनाव लड़ते हैं वो लोग, और इस तरीके से बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कि अभी राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े हैं और वो छद्म लड़ाई यानी कि छुपकर गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं। और इस तरह अब विचारधाराएं दो तरीके से बदल गई थी कम्युनिस्ट पार्टियों की, एक राजनीति में रहकर वहां पर अपने लोगों के लिए आवाज उठाई जाए और एक राजनीति से अलग रहकर छुपकर सरकार के विरुद्ध कदम उठाए जाए। सामाजिक जागृति के लिए आरंभिक तौर पर यह आंदोलन कुछ वर्षों के पश्चात राजनीति का वर्चस्व इस पर बढ़ने लगा और आंदोलन धीरे धीरे अपने मुद्दों और मार्गों से भी भटक गया। इसलिए आज वर्तमान में नक्सलवादी विचारधारा जो एक लंबे समय तक भारत को प्रभावित करती रही, पर अभी एक कम स्तर पर नक्सलवादी विचारधारा आज भी जीवित है। जब यह आंदोलन फैला तो बिहार पहुंचा पश्चिम बंगाल से, और जब बिहार पहुंचा तो यह अपने मुद्दों से पूर्ण तरीके से भटक चुका था। अब यह लड़ाई सिर्फ भूमि की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि बिहार में आकर यह लड़ाई अब जातीय संघर्ष में बदल चुकी थी। अब निचला तबका उच्च वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो गया था, उच्च वर्ग के द्वारा किए जाने वाले शोषणों के विरुद्ध खड़ा हो गया था। अब यह एक जो उच्च वर्ग के द्वारा किए जा रहे वाले एक लंबे शोषण के विरुद्ध खड़ा हो गया था, यानी कि अब इसने एक जातीय संघर्ष का रूप धारण कर लिया था। और इस तरह अब यह लड़ाई उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच एक लंबे संघर्ष को जन्म देने वाली थी। और इस तरह एक लंबे समय तक उच्च वर्गों ने जब निम्न वर्ग का शोषण किया, मध्यम वर्ग का शोषण किया, और एक लंबे समय तक जब उन पर अत्याचार होते रहे, तो उन्होंने भी इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई और उन्होंने भी सशक्त विद्रोह प्रारंभ कर डाला। और इस तरीके से आंदोलन अब किसानों मजदूरों का आंदोलन नहीं बल्कि जातीय संघर्ष में तब्दील हो चुका था। और इस तरह नक्सलवाद भारत में एक नई विचारधारा को जन्म दे चुका था। इन्होंने अपनी एक सेना बना दी जिसका नाम रखा श्री राम सेना, और माओवादियों ने अपनी सेना को सबसे बड़ी सेना बनाते हुए लोगों को इसमें शामिल किया और इनका उद्देश्य था उच्च वर्ग के विरुद्ध सबसे हिंसक प्रदर्शन करना, जो अत्याचारी हैं उनके अत्याचार को समाप्त करना था। सबसे पहले 1972 में यह आंदोलन हिंसक होने के कारण चारू मजुमदार को पकड़ लिया गया, और जब चारू मजुमदार को पकड़ा गया तो उनको 10 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया, और 10 वर्षों तक मतलब 10 दिनों तक कारावास में रखा गया। और जब उनको 10 दिन तक कारावास में रखा गया तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से जो है कारावास में उनके मृत्यु हो जाने के बाद अब नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता कानू सन्याल ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन कानू सन्याल जो है वो राजनीति का शिकार हो गए, क्योंकि विचारधारा कई भागों में विभाजित हो चुकी थी और राजनीति का शिकार हो जाने के कारण अब नक्सलवाद की विचारधारा जो कानू सन्याल के द्वारा प्रारंभ की गई थी, चारू मजुमदार के प्रारंभ की गई थी, वो अपने मार्ग से भटकती हुई दिखाई दी। और इस तरह 2010 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इस तरह दो बड़े नेता जो कि नक्सलवादी विचारधारा को लेकर आए थे, वो दोनों अब इस दुनिया से विदा ले चुके थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो आखिर नक्सलवादी विचारधारा उत्पन्न जब होती है तो लोगों को इसमें कैसे जोड़ा जाता है। पहला तरीका होता है क्रांतिकारी व्यक्तित्व का नाम देना, और इस तरह वो यूज करते हैं कॉमरेड, और इस तरह वो किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के साथ उसका नाम कॉमरेड रखते हैं। इस तरह उन्हें पर्सनल उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। भर्ती करते समय नौजवानों और विद्यार्थियों को मुख्यतः ये लक्ष्य बनाते हैं, जिससे ये क्रांतिकारी विचारधारा को अपने अंदर जो नक्सलवादी विचारधारा है जिसे वो क्रांतिकारी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और इस तरह नए वर्गों को शामिल कर लिया जाता है। आखिर कहां से फाइनेंस होता है इनको? तो नक्सलवादों को सबसे बड़ा फाइनेंस जो है वो खनन उद्योग से होता है, क्योंकि ये वहां पर उत्पन्न हुआ है जहां पर मिनरल्स ज्यादा हैं, जहां पर जमीनी अधिग्रहण जहां तक की गई हैं। तो नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में खनन कंपनियों से लाभ का प्रतिशत वसूलते हैं, अगर ना दें तो वो उनके काम को अवरुद्ध कर देते हैं। इसके अलावा नक्सली संगठन मादक द्रव्यों
यानी ड्रग्स का भी व्यापार करते हैं, जिससे नक्सलियों को 40% जो फंड होता है वो नशे की व्यापार से ही मिलता, हथियारों से मिलता है। और इस तरीके से इन्हें एक बहुत बड़ा जो है गांजा, अफीम इनका उत्पादन करते हुए ये उससे बहुत अधिक मात्रा में धन इकट्ठा करते हैं और उनका प्रयोग हथियार खरीदने में किया जाता है। सरकार ने समय समय पर इसको रोकने का प्रयास किया और सरकार ने समय समय पर नक्सलवादी विचारधारा को दबाने का प्रयास किया। 1971 में स्टीपल चेस अभियान चलाया गया, जिसके तहत भारतीय सेना और राज्य पुलिस ने भाग लिया और इसमें लगभग 20,000 नक्सली मारे गए और इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों को जो है समाप्त किया गया सरकार के द्वारा। दूसरी तरफ ग्रीन हंट अभियान चलाया गया 2009 में और ग्रीन हंट अभियान के तहत मीडिया के द्वारा इसे नाम दिया गया और इस अभियान में पुलिस और पैरामिलिट्री ने भाग लिया, जिसके तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलियों को समाप्त किया गया। प्रहार 2017 में लागू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में, जिसमें सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा नक्सली विरोधी अभियान करते हुए प्रहार करते हुए नक्सलियों के चिंता गुफा नामक जगह पर छुपे होने का संदेश मिला। चिंता गुफा जो है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और जब इसके बारे में पता चला तो 15 से 20 नक्सलियों को यहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा समाप्त किया गया और इस तरह ये बल जो है चलता रहा, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे बाद में समाप्त कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 में यह अभियान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित गुरुगुट्टू टालू पहाड़ियों पर चलाया गया। गुरुगुट्टू टालू पहाड़ी पर यह अभियान 21 दिनों तक चला और इसमें लगभग 31 से अधिक माओवादियों को ढेर कर दिया गया। यानी कि सरकार समय समय पर ऑपरेशन चलाया, जिससे नक्सलियों को धीरे धीरे कमजोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ये भी चाहती थी कि नक्सलियों की हत्या ना की जाए, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये जरूरी था कि उनका आत्मसमर्पण कराया जाए और इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन समर्पण। ये योजना नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका आत्मसमर्पण करके उन्हें पुनर्वास कराने के लिए चलाई गई। एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई जिसका नाम था शहरी नक्सलवाद। क्या है यह शहरी नक्सलवाद? अर्बन नक्सलिज्म या शब्द अब तेजी से सामने आया है, जिसका मतलब होता है कि अब शहरी आबादी में रहने वाले लोगों से है जो प्रत्यक्ष तौर पर नक्सलीवादी नहीं है, यानी डायरेक्ट नक्सलवाद से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि ये नक्सलवादी संगठनों के प्रति और उनकी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और शहरों में रहकर नक्सलवादियों को सहायता पहुंचाते हैं और इस तरह युवाओं की भर्ती करते हैं और इस तरह युवाओं को एक विचारधारा से जो है ट्रेंड करते हैं, जो उसको हम कहते हैं नक्सलवाद। नक्सलवादी विचारधारा में शहरी नक्सलवाद ने आम जनता को भी इसमें शामिल कर दिया है, युवाओं को भी शामिल किया है इसमें। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि नक्सलवादी विचारधारा के क्या क्या चरण रहे। इसे 3 चरणों में बांटा गया है नक्सलवादी विचारधारा को। पहली विचारधारा क्या है, यानी पहला चरण क्या है, जो 1967-80 में चालू हुआ। इसमें मार्क्सवादी और लेनिनवादी और माओवादी विचारधारा को जो है समाहित किया गया। ये तीनों विचारधारा इसमें समाहित हुई। ये वैचारिक और आदर्शवादी आंदोलन के रूप में चला और इसमें प्रारंभिक नेता चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने इसे एक आदर्शवादी विचारधारा के रूप में जनता के शोषण के विरुद्ध खड़ा किया। ये एक जमीनी स्तर पर एक अनुभव और अनुमान की कमी के कारण जो है इसमें देखी गई और इस चरण में नक्सलियों को एक राष्ट्रीय पहचान मिल गई। 1980 से 1904 के बीच नक्सलियों ने अपने आप को एक जगह पर इकट्ठा करके जो है वो एक बड़ा ग्रुप बना लिया और अनुभव और जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर चलने वाली अब क्षेत्रीय नक्सलीय गतिविधियों का दौर चालू हुआ और हर राज्य में अपने अपने क्षेत्रों में नक्सली विचारधारा उत्पन्न होने लगी, जो अपने अपनी प्रॉब्लम को लेकर जो है आगे बढ़ी और नक्सलवाद व्यवहारिक रूप से अब इसका विकास होना चालू हुआ और कई राज्य इसकी चपेट में आने लगे। तीसरा चरण 2004 में चालू हुआ और 2004 में जब ये तीसरा चरण चालू हुआ तो इस तीसरे चरण में नक्सलियों को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान हो गया। विदेशी संपर्क इनके प्रारंभ हो गए और विदेशी संपर्क प्रारंभ होने की वजह से इनको फंडिंग होने लगी और विदेशों से भी अब इनके संपर्क ज्यादा बेहतर हो गए और नक्सलवाद अब राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आ चुका था। 2004 के बाद नक्सलियों ने कई मूवमेंट किए जिसकी वजह से सरकार को नक्सलवाद को समाप्त करने का बेड़ा उठाना पड़ा। नक्सलवाद की आखिर उत्पत्ति क्यों हुई, इसको लेकर कई लोगों ने अपने अपने व्यू दिए हैं। अगर देखा जाए तो पहली चीज, आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों तक अनदेखी करी है, इसलिए नक्सलवाद उत्पन्न हुआ। अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल और जीवन यापन की बुनियादी सुविधाओं
को उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक संपदा का वहां पे दोहन होता है। सार्वजनिक और निजी कंपनियों यहाँ पर कोई भी उत्खनन में कमी नहीं छोड़ती है और इस तरह उनका शोषण लगातार बना रहता है। सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और रोजगार नहीं है, और ऐसी बुनियादी व्यवस्था ना होने के कारण भी ये लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए। नक्सली सरकार के विकास कार्यों के क्रियान्वयन में समय समय पर बाधा उत्पन्न कर देते हैं और आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते, जिससे सरकार इनके खिलाफ जो है लोगों को भड़काते हैं। ये लोगों को वसूली करते हैं जिससे समानांतर अदालतें चल सकें, लोगों को लिए ये खुद न्याय का काम करते हैं। इसके अलावा इनकी पहुंच जो है वो ज्यादातर स्थानीय लोगों तक होती है, जिससे कि नक्सलियों के अत्याचार से भी जो है स्थानीय लोग शिकार होते रहते हैं। अशिक्षा और विकास के कार्यों की अपेक्षा स्थानीय लोगों और नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया जाता है। सामाजिक विषमता ही इस वर्ग के संघर्ष की जननी होती है, क्योंकि विषमता ने ही नक्सलवाद को जन्म दिया है और इसलिए नक्सलियों के लिए एक बड़ा मानसिक हथियार बन गया है। शासन के जनहित में बनने के लिए कई योजनाएं और क्रियान्वयन समय समय पर किए गए हैं, जिसके तहत नक्सलवाद को समाप्त किया जा सके, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और इस तरह नक्सलवादी विचारधारा से भारत को आजाद कराया जा सके। आमतौर पर देखा जाता है कि कानून व्यवस्था राज्य की सूची का विषय है, इसलिए राज्य के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना और गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद की समस्या को निपटाने के लिए एक विभाग गठित किया। सरकार वामपंथियों से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सभी का विस्तार करते हुए जो है वहां के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने और योजनाओं पर तेजी से काम करती है, जिससे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी हो सके। आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक पहल की गई है, जिसके तहत सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अपने 8 सूत्री कार्यक्रम में भी इसे शामिल किया और इस तरह समाधान नाम से एक कार्य योजना चलाई, जो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण 8 सूत्रीय कार्यक्रम के रूप में सामने आई, जिससे नक्सलवादियों को जो है मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। आगे अगर हम देखें नक्सलवाद में कि नक्सलवाद जो है वो सामाजिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? सामाजिक आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ है। आदिवासी गरीब और बेरोजगारी के कारण एक निचले स्तर की जीवन शैली को जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीरता और बीमारियों से जूझते हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों की मौतें होती हैं, जिससे उनका गुस्सा सरकार के विरुद्ध भड़कता है। शिक्षा, चिकित्सा और सेवा और रोजगार के बजाय परेशान नए नए कानून करते हैं। असमानता, भ्रष्टाचार, खेती की दुर्दशा भी इन्हें जो है नक्सलवाद की ओर ले जाती है और ये विद्रोह करने की क्षमता इनके उत्पन्न हो जाती है। प्रशिक्षित मानव संसाधनों और संचार सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाया जाना भी इसमें देखा जाता है और केंद्र राज्यों और अन्य राज्यों के बीच आपसी समन्वय का भी अभाव भी हमें देखने को मिलता है। अमित शाह जी ने वर्तमान में 2026 में पहले देश को नक्सल मुक्त करने के लिए योजना तैयार की है और 2026 में जो है नक्सल पूरी तरीके से समाप्त कर रही है, प्रतिबद्धता जो है सरकार ने जाहिर कर दी है और इस तरह ये आंतरिक समस्या से जल्द ही छुटकारा दिया जाएगा। नक्सलवाद के उदय के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो नक्सलवाद के उदय में आर्थिक असमानता है, भूमि स्वामित्व के मुद्दे हैं, सामाजिक अन्याय है, शासन की विफलता है, बुनियादी विकास की कमी है, राजनीतिक अलगाववाद है। ये सभी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं नक्सलवाद में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक रेड कॉरिडोर बनकर तैयार किया है नक्सलवादियों ने, जो कि 1980 से 90 के दशक में बना और नक्सली संगठनों ने एकजुट होकर संगठित होकर काम करना चालू किया और वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव में आकर एक रेड कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। ये रेड कॉरिडोर है जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले एरिया में फैला हुआ है और इस तरह ये पूरा वेट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। भारत में मध्य, दक्षिण और पूर्वी राज्यों में इसका विस्तार देखा गया है और इस तरह 11 राज्य जो हैं वो इस रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ छोटे स्तर पर और कुछ बड़े स्तर पर, क्योंकि एमपी भी शामिल हो जाता है इसमें, क्योंकि उसका कुछ एरिया जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आ जाता है। सलवा जुडूम, सलवा जुडूम जो है वो एक योजना है जो कि छत्तीसगढ़ ने 2005 में चालू की थी। ये माओवादियों के खिलाफ सरकार द्वारा समर्पित लोगों के लिए या सरकार का समर्थन करने वाले लोगों के लिए, जो नक्सलियों के शोषण के विरुद्ध खड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए सलवा जुडूम चालू किया है, जो दंतेवाड़ा, बस्तर वाले जैसे आदिवासी बहुल में रहने वाली गोंडी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए
सलवा जुडुम मतलब शांति मार्च है, जिसका उद्देश्य जो है माओवादियों से लड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों को हथियार उपलब्ध कराना है। ग्रे हाउंड्स, ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस विभाग ने चालू किया है, जो नक्सलवादियों के विरुद्ध है। इसके अलावा जो है ब्लैक पैंथर भी चालू किया गया है। ब्लैक पैंथर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में चालू किया गया है। झारखंड जगुआर, जिसे 2008 में झारखंड में उग्रवादी गतिविधियों का उन्मूलन करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसे झारखंड में झारखंड जगुआर नाम दिया गया। इस तरह अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से इसे समाप्त करने के लिए किया। सरकार ने भी सरकार आपके द्वार, झारखंड सरकार ने इस योजना के माध्यम से सरकारी सेवाओं को लाभ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए भी जन अदालतों के स्थान पर सरकार ने भूमिका निभाई है। मुख्य विकासीय कार्यक्रम अपनाए गए हैं, जिसके तहत समय समय पर नक्सलवादियों को बुनियादी ढांचा मिल सके। जिला खनिज फाउंडेशन बनाया गया है, जिससे नक्सल जिलों में विकास का समर्थन मिल सके। जिसके अलावा जो है योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे मोबाइल टावर परियोजना, जिसके तहत जो है सुदूर गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच सके, वित्तीय समावेशन हो सके, आत्मसमर्पण और पुनर्वास जैसी योजनाएं भी सरकार समय समय पर नक्सलियों के लिए चला रही है। दूसरी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा की पहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत अलग अलग मिशन चलाए गए हैं, जिसके तहत नक्सलियों के प्रभाव को कम किया जा सके, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब देखा जा रहा है तो वर्तमान में नक्सलीय विचारधारा धीरे धीरे कम हो रही है और लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और इस तरह देखा जाए तो 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं ने संख्या 2010 और 2018 की तुलना में 76% और 36% की कमी आई है। सुरक्षा बल और नागरिकों की मौतों के आंकड़े भी 2010 और 2 से जो 1005 थे व्यक्तियों से घटकर अब 98 रह गए हैं, जो कि 90% की कमी बताते हैं। इस तरह वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा को भौगोलिक विस्तार में भी कमी आई है, जो कि पहले हिंसा वाले जिलों की संख्या 96 थी 2010 में, अब वो 2022 में घटकर 45 हो गई है। तो इस तरह नक्सली प्रभाव क्षेत्र भी धीरे धीरे सरकार ने अपनी योजनाओं के तहत कम किया है, जिसके आंकड़े ये सामने हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कभी भी आप इनको देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम इस पर सुझाव दें कि आखिर क्या नक्सलवादी समस्याओं को निपटाया जा सकता है, तो शांति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार इंपॉर्टेंट है, स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूरी बनाया जाए, बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाए, सड़कें बनाई जाएं, संवाद और शांति की पहल लाई जाए, प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिल सके। नक्सलवाद प्रभावित जिलों में अगर बात की जाए तो कुल जिलों की संख्या अब और घटकर 38 हो गई है और अति प्रभावित जिलों की संख्या अब 12 से थी, जो घटकर अब 6 रह गई है। तो ये साफ बताता है कि अब छत्तीसगढ़ के सिर्फ 4 जिले ही जो हैं वो नक्सल प्रभावित है, जिसमें बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि का क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित है और महाराष्ट्र में एक जिला गढ़चिरौली जो है वो इससे ज्यादा प्रभावित है। आगे देखें तो इसमें एक और जो हमें देखता है वो समय समय पर नक्सलवादी घटनाएं हुई हैं। नक्सलवादी घटनाओं की बात की जाए तो दंतेवाड़ा में 2010 में हुई, जिसमें माओवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। सुकमा हमला किया 2017 में, जिसके बाद माओवादियों ने सीआरपीएफ की चौकी पर फिर हमला किया, जिसमें 26 जवान शहीद हो गए। और वर्तमान में सुकमा बीजापुर हमला 2021 में किया गया, जिसमें बीजापुर की सीमा पर कई जवान हमारे शहीद हो गए। वर्तमान में नक्सलवादी विचारधारा से जुड़े हुए कई लोगों को जो है सरेंडर कर दिया है और कई लोग जो सरेंडर ना करते हुए गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, उनके अबुझमाड़ मुठभेड़ 2025 में की गई, जो नारायणपुर जिले में हुई। इस इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 26 से अधिक मारे गए और इसी में 1 करोड़ के इनामी माओवादी नेता बसवराज को भी जो है समाप्त कर दिया गया, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर, जिसमें कुरगुट्टालू पहाड़ियों में चले 21 दिवसीय अभियान में 31 माओवादी मारे गए, जिसमें से ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए एक सफलता भी साबित हुई। बीजापुर आत्मसमर्पण, जो भी 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 13 पर कुल 68 लाख रुपए तक का इनाम था। तो इस तरह वर्तमान में हमें ये नक्सली घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्होंने कि नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और इन्हें मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए, इनके आने वाली पीढ़ियों को जो है नक्सलवाद से दूर करने के लिए जो है सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। अगर हम इस तरह देखें तो नक्सलवादी विचारधारा ने समय समय पर जो है प्रहार किए, समय समय पर सरकार की योजनाओं को विफल करने का प्रयास किया, लेकिन आज जब देश आगे बढ़ रहा है, जहां हम चांद पर पहुंचने की योजना बना रहे हैं, जहां हम सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़े हुए हैं, जहां हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 4थे नंबर की इकोनॉमी हो चुकी है, आखिर हमें
दुनिया के साथ चलना है तो अपनी इन समस्याओं से निपटना होगा, और इन समस्याओं से निपटने के लिए जिन भाइयों ने हथियार उठाए हैं उन्हें भी अपने हथियारों को अब समर्पित करना होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन देना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए जो है एक अलग मार्ग तैयार कर सके, जो कि आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो इसी के साथ हम लोग नक्सलवादी विचारधारा पर जो हमने बातें की और इस तरह नक्सलवादी विचारधारा को समझने का प्रयास किया, ये हमारी ऑनलाइन और मतलब ऑफलाइन सेंटर है। ऑनलाइन भी हम लोगों ने जो है जल्द ही आप लोगों के लिए चालू किया है। 46 अर्चना टावर, सी सेक्टर इंदुपुरी में हमारी ऑफलाइन सेंटर है। आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय समय पर नए मुद्दे पता चलते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।